हम सभी ने यह कहावत सुनी है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर मन स्वस्थ और सकारात्मक हो तो इंसान किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकता है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने शरीर की सेहत का तो ख्याल रखते हैं, पर मानसिक स्वास्थ्य को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इसी वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी, चिंता, डिप्रेशन, अवसाद जैसी समस्याएं बेहद आम हो गई हैं। रिसर्च कहती है कि आज की दुनिया में 80% से ज़्यादा लोग किसी न किसी मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं, भले ही उन्हें इसका एहसास हो या न हो। अगर समय रहते इन परेशानियों पर ध्यान न दिया जाए, तो यह और गंभीर बीमारियों में बदल सकती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और अन्य मानसिक विकार। इससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह है कि इनका इलाज कर पाना कई बार मुश्किल हो जाता है। इस समस्या को समझने के लिए हमें तीन लोगों प्रिया, राहुल और सुमित की जिंदगी पर नजर डालनी होगी। प्रिया, जो एक मैगजीन एनएच एडिटर है, उसके पास दिन भर काम की भरमार रहती है। उसका फोन लगातार बजता रहता है लिए और इस दबाव के चलते उसका सिर दर्द से फटने लगता है। काम का इतना प्रेशर है कि उसे खुद को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। दूसरी ओर राहुल, जो एक कॉलेज स्टूडेंट है, उसका दिमाग पूरी तरह से बेचैनी से भर चुका है। जब भी कोई उससे बात करने की कोशिश करता है तो वह नजरें नहीं मिला पाता, हमेशा इधर उधर देखने लगता है और बेचैनी में अपने पैर पटकने लगता है, या जैसे उसे कहीं जल्दी जाना हो। उसकी इस स्थिति ने उसकी सोशल लाइफ और पढ़ाई दोनों पर गहरा असर डाला है। तीसरा व्यक्ति सुमित है, जो एक प्रोफेशनल है, लेकिन हाल ही में उसे याददाश्त से जुड़ी समस्याएं होने लगी हैं। वह जरूरी अपॉइंटमेंट्स और काम भूलने लगा है और उसके दिमाग में हर वक्त जैसे कई रेडियो एक साथ बज रहे हों। बावजूद इसके वह खुद को समझाता रहता है कि वह बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकता है, लेकिन असलियत यह है कि उसके दिमाग की यह हालत बिजी ब्रेन का एक प्रमुख लक्षण है। इन तीनों की कहानियों से साफ पता चलता है कि आजकल मानसिक असंतुलन सिर्फ एक छोटी समस्या नहीं रही, बल्कि एक महामारी बनती जा रही है। अगर आपको भी काम का बोझ लगातार सताता है, मन बेचैन रहता है, एक चीज़ें याद रखने में मुश्किल होती है, या दिमाग लगातार ओवरलोडेड महसूस करता है, तो हो सकता है कि आपका दिमाग भी बिजी ब्रेन की स्थिति में चला गया हो। इस विषय को और बेहतर समझने के लिए जोसेफ अनिबाली की किताब रिक्लेम योर ब्रेन का जिक्र किया गया है। इसके पहले अध्याय बैलेंसिंग द ब्रेन में बताया गया है कि कैसे हमारा दिमाग कई बार इतनी जिम्मेदारियों और दबाव से घिर जाता है कि हम खुद को पैनिक मोड में पाते हैं। हम सब ने कभी न कभी ये अनुभव किया होगा कि हमारे काम खत्म होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं, और हम उन सभी को पूरा करने की कोशिश में खुद को बुरी तरह थका देते हैं। ऐसा तब और ज्यादा होता है जब हम पहले से ही किसी दबाव में होते हैं और अचानक कोई नया संकट आ जाता है, जैसे घर के किसी सदस्य की तबीयत खराब हो जाना, कोई आर्थिक समस्या खड़ी हो जाना, या फिर कोई निजी परेशानी। इन सभी कारणों से हमारा दिमाग एक हाइपर मोड में चला जाता है और हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हम पैनिक अटैक की कगार पर खड़े हैं। दिमाग में बार बार यही सवाल घूमते हैं: मैं अपना काम कैसे पूरा करूंगा, अपने परिवार का ध्यान कैसे रखूंगा, गाड़ी ठीक करवाने के पैसे कहाँ से आएंगे, बिजली का बिल कैसे भरूंगा। और इन सवालों के जवाब न मिलने की वजह से हमारी बेचैनी और बढ़ती जाती है। लेकिन ये सब आखिर होता क्यों है? ऐसा क्या होता है जो हमारा दिमाग इस कदर बेचैन हो जाता है? इसका जवाब हमारे दिमाग की संरचना में छिपा है। हमारे दिमाग में चार प्रमुख लोब्स होते हैं जो अलग अलग कार्यों को नियंत्रित करते हैं। टेम्पोरल लोब हमारी याददाश्त और भावनाओं को प्रोसेस करता है। पैराइटल लोब हमें स्पर्श और अन्य संवेदनाओं की जानकारी देता है। ऑक्सीपिटल लोब हमारी दृष्टि को नियंत्रित करता है, और फ्रंटल लोब हमारी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। जब हमारा दिमाग बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है तो इनमें असंतुलन पैदा हो जाता है, जिसे में ध्यान केंद्रित करने, चीजों को याद रखने और सही निर्णय लेने में दिक्कत होने लगती है। कुल मिलाकर यह अध्याय हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में बिजी ब्रेन कोई साधारण समस्या नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को पूरी तरह से प्रभावित कर सकता है। राहुल और सुमित जैसे अनगिनत लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं, लेकिन वे इसे गंभीरता से नहीं ले रहे।
अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसके दुष्परिणाम गंभीर हो सकते हैं। आगे हमें इस बारे में और जानने को मिलेगा कि हम अपने दिमाग को संतुलित कैसे कर सकते हैं और मानसिक शांति कैसे पा सकते हैं। हमारा दिमाग सिर्फ एक अंग नहीं, बल्कि हमारे पूरे व्यक्तित्व, विचारों और भावनाओं का नियंत्रण केंद्र है। जैसा कि हमने पहले देखा, आधुनिक जीवन की आपाधापी, लगातार बढ़ते काम का दबाव और अनिश्चितताओं ने हमारे दिमाग को बिजी ब्रेन की अवस्था में पहुंचा दिया है। प्रिया, राहुल और सुमित की कहानियां हमें बताती हैं कि किस तरह लगातार बढ़ते तनाव और चिंता के कारण हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। इस संतुलन की जड़ें हमारे मस्तिष्क की संरचना में छिपी हैं। टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और फ्रंटल लोब, जो हमारे याद रखने, चीजों को समझने, देखने और निर्णय लेने की क्षमताओं को नियंत्रित करते हैं। खासकर फ्रंटल लोब में मौजूद प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का सीईओ है, जो हमारी योजना, निर्णय क्षमता और एकाग्रता को नियंत्रित करता है। ये लिम्बिक सिस्टम पर भी नियंत्रण रखता है, जो हमारे भावनाओं को संतुलित करता है। लेकिन अगर लिम्बिक सिस्टम ज़रूरत से ज़्यादा सक्रिय हो जाए और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमज़ोर हो जाए, तो व्यक्ति तनाव, चिंता और अवसाद में गिर जाता है। सुमन की कहानी इसका एक आदर्श उदाहरण है। वह पिछले 6 महीनों से एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जिसके कारण उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वह डिप्रेशन की ओर बढ़ने लगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि बिजी ब्रेन की इस स्थिति को ठीक किया जा सकता है, और आगे के अध्यायों में हमें इसके समाधान के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। रिक्लेम योर ब्रेन किताब के अगले अध्याय कॉन्करिंग नेगेटिविटी में बताया गया है कि बिजी ब्रेन के साथ एक और गंभीर समस्या जुड़ी होती है, नकारात्मक सोच। जिन लोगों का दिमाग लगातार तनाव और दबाव में होता है, वे अक्सर नकारात्मक विचारों के जाल में फंस जाते हैं। उनके दिमाग में एक नेगेटिविटी लूप बनने लगता है, जिससे वे हर चीज को नकारात्मक रूप से देखने लगते हैं। जैसा कि हमने सुमन के मामले में देखा, जब उसके दिमाग का संतुलन बिगड़ा, तो वह खुद को लेकर निराश हो गया और उसे लगने लगा कि वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। उसे भविष्य की चिंता सताने लगी और हर चीज उसे निराशाजनक लगने लगी। इस अवधारणा को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए अभिषेक की कहानी दी गई है। अभिषेक को तैरना नहीं आता था, और जब उसने पहली बार तालाब में जाने की कोशिश की तो वह डूबने लगा। उसके पिता ने उसे बचा लिया, लेकिन उस पल का डर उसके मन में बैठ गया। अब जब भी वह पानी में जाने की सोचता, उसका दिमाग उसे बार बार वही डरावनी याद दिलाता, जिससे वह कभी आगे नहीं बढ़ सका। यही नकारात्मक सोच का प्रभाव है। हमारे दिमाग में किसी बुरी घटना की यादें इतनी गहराई से बैठ जाती हैं कि वे हमारी वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं को भी प्रभावित करने लगती है। लेकिन सवाल यह है कि नकारात्मक सोच इतनी जल्दी क्यों आती है? इसका उत्तर हमारे मस्तिष्क के विकास में छिपा है। विज्ञान बताता है कि हमारे दिमाग का राइट हेमिस्फीयर, जो नकारात्मक सोच से ज्यादा जुड़ा होता है, पहले विकसित होता है, जबकि लेफ्ट हेमिस्फीयर, जो सकारात्मकता और तर्क को नियंत्रित करता है, बाद में विकसित होता है। इस कारण से हम बचपन से ही नकारात्मक सोच की ओर ज्यादा झुकाव रखते हैं। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से खतरों को पहले पहचानने और उनसे बचने की प्रवृत्ति रखता है। लेकिन यही आदत बाद में हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन जाती है, क्योंकि हमारा दिमाग जरूरत से ज्यादा नकारात्मकता को पकड़ने लगता है, जिससे हम बिना वजह चिंता और भय में जीने लगते हैं। लेकिन इसका समाधान भी मौजूद है। इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियों स्ट्रेटजीज का जिक्र किया गया है, जो नकारात्मकता से बाहर निकलने में मदद कर सकती हैं। 1. डिस्टेंस और डिटैच। ये समझना जरूरी है कि आपके विचार ही आपकी पहचान नहीं है। नकारात्मक विचार हमारे दिमाग की ही उपज होते हैं, लेकिन वे हमें परिभाषित नहीं करते। जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हम अपने विचारों से अलग हैं, तो हमें उनसे प्रभावित होने से बचने में मदद मिलती है। डिस्ट्रैक्शन। जब नकारात्मक विचार दिमाग पर हावी होने लगे, तो खुद को किसी उत्पादक या सकारात्मक गतिविधि में व्यस्त करें, जैसे पजल हल करना, दोस्तों से बात करना या कोई क्रिएटिव काम करना। इससे नकारात्मक विचारों की पकड़ कमजोर होती है। कोर वैल्यूज पर ध्यान देना। जब भी नकारात्मकता हावी हो, अपने मूल्यों और विश्वासों की ओर लौटे।
सोचें कि आप किस चीज़ में विश्वास रखते हैं और वह आपको किस तरह प्रेरित कर सकती है। ये आत्म सुधार का एक कारगर तरीका हो सकता है। सार, स्विच बटन की कल्पना करना। मान लीजिए कि आपके सिर के ऊपर एक बटन है, जिसे दबाने से आप अपने नकारात्मक विचारों को रोक सकते हैं। ये एक मानसिक ट्रिक है, लेकिन लगातार अभ्यास से ये हमारे सोचने के पैटर्न को बदल सकता है। इन सभी बातों से यह स्पष्ट होता है कि बिजी ब्रेन सिर्फ काम की अधिकता या चिंता का नाम नहीं है, बल्कि ये मानसिक असंतुलन से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है। लिम्बिक सिस्टम और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के असंतुलन से हमारे दिमाग में नकारात्मकता बढ़ने लगती है, जिससे तनाव, चिंता और अवसाद जन्म लेते हैं। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि हम अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकते हैं और नकारात्मकता से बाहर आ सकते हैं। आने वाले अध्यायों में हमें और गहराई से ये जानने को मिलेगा कि किस तरह अपने मानसिक संतुलन को वापस पाया जाए और बिजी ब्रेन से छुटकारा पाकर एक शांत, संतुलित और सुखद जीवन जिया जाए। हमारा दिमाग सिर्फ विचारों का संगठित संग्रह नहीं, बल्कि उन विचारों के पीछे की कहानियों का भी निर्माता है। हमने पहले जाना कि बिजी ब्रेन और नकारात्मकता से लड़ने के लिए कई रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं, जैसे कि विचारों से खुद को देखना, अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती देना और खुद को किसी उत्पादक कार्य में व्यस्त रखना। लेकिन अब यह समझना ज़रूरी है कि हमारे दिमाग में बनने वाली कहानियां ही हमारी सोच और भावनाओं को संचालित करती हैं। जब हम अपने बचपन में किसी कठिनाई या मानसिक तनाव से गुजरते हैं, तो हमारे दिमाग में नकारात्मक और असंगत कहानियां बन सकती हैं। अगर हमारा पारिवारिक माहौल अस्थिर रहा हो, तो ये कहानियां बिखरी हुई और अविश्वसनीय लग सकती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन्हें पहचाना और फिर से लिखा जा सकता है। ये प्रक्रिया सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी आत्मविश्लेषण से शुरू होती है। सबसे पहले हमें यह पहचानना होगा कि कौन से विचार हमें नकारात्मकता की ओर धकेल रहे हैं, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो सकता या मुझसे हमेशा गलतियां होती हैं। इसके बाद हमें इन विचारों को चुनौती देनी होगी। क्या यह सच में सही है? क्या इसके कोई प्रमाण है? जब हम अपने नकारात्मक विचारों को तर्क की कसौटी पर कसते हैं, तो हमें एहसास होता है कि वे उतने वास्तविक नहीं हैं जितना हमारा दिमाग उन्हें महसूस कराता है। इसके बाद हमें अपनी नकारात्मक कहानियों को सकारात्मक और यथार्थवादी सोच से बदलना होगा, जैसे हाँ, मैं असफल हुआ, लेकिन इससे मैंने कुछ सीखा है और अगली बार बेहतर कर सकता हूँ। ये प्रक्रिया हमें अपने जीवन के अनुभवों को नए नजरिए से देखने और आगे बढ़ने में मदद करती है। लेकिन सिर्फ कहानियां बदलने से ही समस्या हल नहीं होती। हमें अपने वर्तमान पर भी ध्यान देना होगा। यहीं से माइंडफुलनेस माइंडफुलनेस का महत्व सामने आता है। माइंडफुलनेस एक ऐसी तकनीक है जो हमें अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को बिना जज किए देखने और समझने की क्षमता देती है। यह हमें ऑटोमेटिक नेगेटिव रिस्पॉन्सेस से बाहर निकालती है और अधिक सचेत और जागरूक बनाती है। जब हम माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं, तो हम अपने वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने बिजी ब्रेन को शांत करते हैं और बिना घबराए चीज़ों को समझते हैं। माइंडफुलनेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मेडिटेशन, ध्यान भी है, जो हमारे भीतर की शांति को बढ़ाने में मदद करता है। माइंडफुलनेस के फायदे विज्ञान ने भी साबित किए हैं। ये न केवल तनाव और चिंता को कम करता है, बल्कि हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता भी बढ़ाता है। जब हम माइंडफुलनेस को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो हमारा इंट्यूशन, सहज ज्ञान और इनसाइट, अंतर्दृष्टि तेज होती है, जिससे हम चीज़ों को अधिक स्पष्टता से देख पाते हैं। इसके अलावा माइंडफुलनेस का सीधा असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, नींद की गुणवत्ता को सुधारता है और यहाँ तक कि क्रॉनिक पेन, दीर्घकालिक दर्द और ब्लड शुगर लेवल्स को भी बैलेंस करता है। माइंडफुलनेस से हमारा दिमाग बेहतर तरीके से काम करने लगता है, खासकर वे हिस्से जो ध्यान केंद्रित करने और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यही कारण है कि माइंडफुलनेस को आजकल न केवल मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा, बल्कि कॉरपोरेट जगत और शिक्षा प्रणाली में भी अपनाया जा रहा है। जब हम माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं, तो हम अधिक खुश, केंद्रित और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। इसलिए अगर आप अपने बिजी ब्रेन को शांत करना चाहते हैं,
नकारात्मक विचारों से बाहर निकलना चाहते हैं और एक अधिक संतुलित जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको अपनी कहानियों को फिर से लिखने और माइंडफुलनेस को अपनाने की आवश्यकता है। अगले अध्यायों में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे माइंडफुलनेस को रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल किया जाए और इसे अपने दिमाग के रिवायरिंग पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाए। रिश्ते हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा होते हैं और इन्हें सही तरह से निभाना आना चाहिए, क्योंकि यही हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। राइटिंग रिलेशनशिप का मतलब है अपने रिश्तों को समझना, उन्हें सुधारना और उन्हें एक नई गहराई देना। अच्छे रिश्ते हमें खुशी और संतुष्टि देते हैं, लेकिन अगर रिश्ते सही नहीं हो तो वे हमारी जिंदगी में तनाव और बेचैनी भर सकते हैं। स्ट्रेस, चिंता, सिरदर्द और नींद से जुड़ी समस्याएं भी अक्सर अस्वस्थ रिश्तों का ही नतीजा होती हैं। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि रिश्तों में कम्युनिकेशन, समझदारी और भावनाओं को सही तरीके से संभालना कितना जरूरी है। इसी को बेहतर समझने के लिए हम रोहित और अमित की कहानी को देख सकते हैं। दोनों बचपन के दोस्त थे, एक दूसरे की परछाई माने जाते थे, लेकिन वक्त के साथ उनकी राहें अलग हो गई। रोहित ने एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर ली, जबकि अमित ने अपना बिजनेस शुरू किया। व्यस्तता के कारण वे एक दूसरे से कम मिलने लगे और धीरे धीरे कम्युनिकेशन गैप बढ़ता गया। जब रोहित को पता चला कि अमित के बिजनेस में मुश्किलें आ रही हैं, तो उसने सोचा कि अमित मदद मांगेगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, तो उसने ये मान लिया कि शायद अमित अब उसे अपना दोस्त नहीं मानता। इसी तरह अमित भी यही सोच रहा था कि रोहित उससे खुद ही दूर हो गया है। दोनों के बीच किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन एक अनकही दूरियां बढ़ गई। आखिरकार रोहित ने इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने का फैसला किया और अमित को फोन किया। जब वे मिले तो उन्होंने खुलकर अपनी भावनाएं साझा की और यह समझा कि असल में कोई समस्या थी ही नहीं, बस कम्युनिकेशन की कमी ने उनके रिश्ते को बिगाड़ दिया था। इसी से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्तों को सही करने के लिए सबसे जरूरी चीज है खुलकर बात करना, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना और अपनी भावनाओं को बिना डर साझा करना। लेकिन ये केवल इतना ही नहीं है। रिश्तों को संतुलित और स्वस्थ बनाए रखने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज अपनाना जरूरी है। पहला, रोल्स को पहचानो। हर रिश्ता एक नाटक की तरह होता है जिसमें हर कोई एक किरदार निभा रहा होता है। अगर आपको लगता है कि आप हमेशा खुद को दोषी महसूस करते हैं और दूसरा व्यक्ति आपको ऐसा महसूस कराता है, तो यह समझने की कोशिश करें कि यह असंतुलन कैसे पैदा हो रहा है। इसे संतुलित करने के लिए आपको अपनी भूमिका को फिर से परिभाषित करना होगा। दूसरा, सोचो कि तुम रिश्ते में क्या भूमिका निभाना चाहते हो। अगर आपका रिश्ता सही बैलेंस में होता तो आप कैसे व्यवहार करते, आप अपनी जिंदगी को कैसे देखते हैं। इस पर विचार करें और इसे अपनी वास्तविक जिंदगी में लागू करने की कोशिश करें। अपने और दूसरे व्यक्ति के कार्यों को समझो। आपके शब्द, आपके कार्य और आपके व्यवहार दूसरे व्यक्ति पर क्या असर डाल रहे हैं। क्या यह रिश्ता सकारात्मक दिशा में जा रहा है या नकारात्मक, ये समझना जरूरी है ताकि आप रिश्ते में बेहतर बदलाव ला सकें। अपनी वैल्यूज को पहचानो और उन्हें कायम रखो। रिश्ते तभी बेहतर हो सकते हैं जब आप अपने आत्मसम्मान और मूल्यों को समझें और उनका सम्मान करें। अगर कोई रिश्ता आपकी मानसिक शांति को नष्ट कर रहा है या आपको अपने सिद्धांतों से समझौता करने पर मजबूर कर रहा है, तो आपको यह तय करना होगा कि वह रिश्ता कितना स्वस्थ है। राइटिंग रिलेशनशिप का असली मतलब यही है, अपनी भावनाओं को समझना, रिश्तों में सुधार लाना और बिना डर या झिझक के अपने करीबियों से खुलकर संवाद करना। अगर हम मिसअंडरस्टैंडिंग और दूरियों को खत्म करना सीख लें, तो हम अपने रिश्तों में ज्यादा खुशी, संतोष और स्थिरता पा सकते हैं। और यही मेटल बीइंग की ओर एक बड़ा कदम होगा। इस संपूर्ण सारांश का मूल संदेश यह है कि हमारी मानसिक शांति और खुशी काफी हद तक हमारी सोच, आदतों और रिश्तों पर निर्भर करती है। यदि हम अपनी नकारात्मक सोच को पहचान कर उसे बदलना सीख लें, तो हम एक अधिक संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारे दिमाग में चल रही कहानियां ही हमारे विचारों और भावनाओं को प्रभावित करती है। हमारा ब्रेन बचपन से ही अलग अलग अनुभवों के आधार पर कहानियां बनाता है।
और अगर ये कहानियां नेगेटिव है तो वे हमारी सोच को सीमित कर सकती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम अपनी अनहेल्दी कहानियों को पहचान कर उन्हें बदल सकते हैं। इसके लिए हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन, माइंडफुलनेस और पॉजिटिव रिफ्रेमिंग जैसी रणनीतियां अपनानी होंगी। माइंडफुलनेस हमारे विचारों को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब हम बिना किसी जजमेंट के अपने विचारों और भावनाओं को समझते हैं, तो हम अपने पुराने ऑटोमेटिक नेगेटिव रिस्पॉन्स से बाहर आ सकते हैं और एक अधिक शांत और स्पष्ट सोच विकसित कर सकते हैं। माइंडफुलनेस न केवल स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करती है, बल्कि ये हमारे दिमाग के फोकस, इनसाइट और इमोशनल रेगुलेशन को भी सुधारती है। इसके बाद रिश्तों की अहमियत आती है। राइटिंग रिलेशनशिप का मतलब केवल किसी रिश्ते को निभाना नहीं, बल्कि उसमें बैलेंस और समझ बनाए रखना भी है। यदि किसी भी रिश्ते में गलतफहमियां आ जाएं, तो खुलकर बातचीत करना और अपनी भावनाओं को सही तरह से व्यक्त करना बेहद जरूरी है। इस पूरे बुक समरी में बताया गया कि कैसे रोल्स को पहचानना, अपनी भूमिका को समझना और कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना एक रिश्ते को मजबूत बना सकता है। अगर कोई रिश्ता हमें लगातार नुकसान पहुंचा रहा है, तो हमें उस रिश्ते से दूरी बनाने या उसे खत्म करने का भी साहस रखना चाहिए। मानसिक शांति के लिए कई वैज्ञानिक और व्यवहारिक तकनीकें भी बताई गई, जिनमें डीप ब्रीदिंग, बटरफ्लाई हग, हाई प्रोटीन डाइट, आर्ट और म्यूजिक थेरेपी, न्यूरोप्लास्टिसिटी तकनीकें, ऑनलाइन थेरेपी प्लेटफॉर्म्स जैसी रणनीतियां शामिल हैं। अगर स्थिति गंभीर हो तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। अंततः ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी खुशी और मानसिक स्वास्थ्य पूरी तरह से हमारे हाथों में है। यदि हम अपनी सोच को बदलें, अपने रिश्तों में बैलेंस लाएं, माइंडफुलनेस अपनाएं और हेल्दी आदतों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, तो हम एक बेहतर, संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस बुक समरी में हमने जाना कि कैसे हमारी सोच, हमारे रिश्ते और हमारी आदतें हमारी खुशी और मानसिक शांति को तय करती हैं। अगर हम अपनी नकारात्मक सोच को पहचान कर उसे बदलने की कला सीख लें, माइंडफुलनेस अपनाएं और रिश्तों में संतुलन बनाएं, तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अम, अब आप सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी कहानी है जिसे रीराइट करने की जरूरत है, या कोई रिश्ता जिसे सुधारना या छोड़ना चाहिए? जो भी हो, आज से पहला कदम उठाइए। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो कमेंट में बताइए कि आपकी सबसे फेवरेट टेक अवे क्या रही। और हाँ, इस नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वे भी अपनी लाइफ को नेगेटिविटी से निकालकर पॉजिटिविटी की ओर ले जा सके। एंड मिलते हैं अगली समरी में। तब तक अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, अपने रिश्तों को हेल्दी बनाएं और अपनी लाइफ को एक बेहतरीन स्टोरी बनाएं।